विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। संविधान के भाग 17 में थे राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने संघ की राजभाषा पढ़ ली, राजभाषा आयोग पढ़ लिया। आज पढ़ना हमने राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल 344 के 4 पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा हर समय जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बेर एक्ट को सामने रखें, बेर एक्ट को सामने रख के ही पढ़ें। तो 344 के 4 में क्या कहा गया है? 344(4) के तहत एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। कभी कभी क्वेश्चन इतना ही बनता है कि एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आंसर 344(4) में है, राजभाषा पर। किस पर? राजभाषा पर जो संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 344(4) में है। कभी कभी पूछता कितने सदस्य होती है? आंसर 30 सदस्य होती है। ठीक है, इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक बाई मीन प्रपोर्शन पढ़ा था आपने, बाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, बाई मीन प्रपोर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जब राष्ट्रपति में पढ़ा रहा था वहां पे मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया था आपको। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। क्लियर हो गया? संसदीय समिति का यह कर्तव्य है कि वह केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति तथा राजभाषा आयोग की सिफारिशों, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे। इस लाइन को खास ध्यान देना आपने, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राजभाषा आयोग की रिकमेंडेशन जो होती है उनका परीक्षण कौन करता है? तब आपने बोलना है जेपीसी करती है। कौन करती है? जेपीसी करती है। 30 सदस्य होती है, 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करे, मतलब रिपोर्ट दे राष्ट्रपति को कि हम क्या सोचते हैं इस बारे में। राष्ट्रपति ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए यथोचित निर्देश दे सकता है। राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन नवंबर 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत की अध्यक्षता में किया गया था। पंत समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जीबी पंत आपके क्या हमारे उत्तराखंड से ही थे, है ना? तो इसलिए पूछेगा कि जो प्रथम संयुक्त संसदीय समिति बनी राजभाषा पर, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कब बनी थी? 1957 में बनी थी। कब बनी थी? 1957 में बनी थी। आपको पता है 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग बना था, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। कब? जुलाई 1956 में दी। 1957 में जेपीसी बनी गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, तब उन्होंने अध्ययन किया होगा उसका, तब बताया होगा, राष्ट्रपति को क्या प्रतिवेदित किया होगा, राष्ट्रपति ने फिर निर्देश दिए होंगे। क्या दिए होंगे? ठीक। तो स्थायी भाषा आयोग अगला पढ़ना है हमने, परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। प्रथम राजभाषा आयोग ने हिंदी शब्दावली के विकास के लिए 2 स्थायी आयोगों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस स्थायी आयोग की स्थापना 1961 में की गई। 1961 इंपॉर्टेंट है। और समय समय पर इनका पुनर्गठन हुआ। 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया। राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया? आंसर 1976 में। और दूसरा आयोग अर्थात वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अब भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। अगर यूपीएससी के लिए मैं पेपर बना रहा होता तो मैं यहां से क्वेश्चन पूछता क्या कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आंसर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है बताइए? मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय बन गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते थे ना पहले, एचआरडी मंत्रालय को क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अगला प्रादेशिक भाषाएं पढ़नी है अब हमने। क्या पढ़नी है?
अब हम संविधान के भाग 17 के अध्याय 2 में पहुंच चुके हैं, चैप्टर 2 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, और रीजनल लैंग्वेजेस जो होती हैं आपकी आर्टिकल 345 और 346 और 347 में मिलेगा इनका उल्लेख। किसमें मिलेगा? तो क्या कहा गया है भाई? प्रादेशिक भाषाओं के बारे में, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में कहा गया है कि प्रादेशिक भाषाओं से तात्पर्य राज्यों की राजभाषाओं से है। जैसे हमारा उत्तराखंड है, तो हमारे उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी है। दूसरी क्या है? संस्कृत है। दूसरी क्या है? संस्कृत है। ठीक है। तो राज्यों की राजभाषाओं के बारे में जो प्रावधान है 345 में दिया गया है। आर्टिकल 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। जैसे हमने संस्कृत को चुना, क्यों चुना? क्यों चुना भाई संस्कृत को? और देश में ऐसे कितने और राज्य हैं जिन्होंने संस्कृत को चुना, या खाली इकलौते हम ही हैं जिन्होंने संस्कृत को चुना? देव भाषा, देवभूमि है ना, तो देवभूमि में क्या? देव भाषा, ग्रीवाण भाषा संस्कृत आती है सभी लोगों को, थोड़ा थोड़ा आती है। गुड, विद्या मंदिर वालों को आती होगी बिल्कुल। आंग्ल भाषा भाषियों को आती है, थोड़ा बहुत तो आती होगी, घर में सीखा होगा कुछ ना कुछ। गायत्री मंत्र तो आता ही होगा, है ना? अर्थ पता है गायत्री मंत्र का? गायत्री मंत्र सबको पता होगा। अर्थ पता है क्या होता है उसका मतलब? जब आप गायत्री मंत्र कर रहे होते हैं तो आपके अंदर क्या भाव आता है, मतलब क्या क्या कह रहे हो आप, ये पता रहता है या खाली तोते की तरह रटा हुआ है? तो कल मुझे गायत्री मंत्र का अर्थ बताना है आपने, ठीक है? चलिए, आर्टिकल 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य का विधानमंडल, लेजिस्लेचर, किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत या अंगीकार कर सकता है। भाई कई जगह ऐसा है जहां पे दो भी हैं, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में पहले क्या था? हिंदी चलती थी। दिल्ली वैसे एनसीआर है, फिर वहां पर इंग्लिश भी चली, और फिर वहां पर गुरुमुख पंजाबी चली। पंजाबी भी वहां की क्या है? लैंग्वेज है। यानी उनके जो कार्य होंगे उसका एक ट्रांसलेशन पंजाबी में भी होगा। समझ में आया? ठीक है। तो एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। इसमें कहा गया 345 में कहा गया कौन कर सकेगा? राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और लेजिस्लेचर मतलब 1 इज गवर्नर, 2 इज विधानसभा, और 3 अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद। समझ में आ गया? परंतु जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकृत नहीं करता है, तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। यह भी है प्रावधान उसमें। जब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग, जब तक राजभाषा, किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकृत नहीं कर लेता है, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। राज्य विधानमंडलों द्वारा सदनों में प्रस्तुत विधेयक अथवा प्रस्तावित संशोधन एवं पारित सभी अधिनियम, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेश, संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों एवं नियमों का पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब पहले इंग्लिश में होते हैं, बाद में ट्रांसलेशन होता है इनका। क्या होता है? और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे आपका इसरो हो, चाहे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो, चाहे संसद हो, हर जगह पे आपका ट्रांसलेशन विभाग क्या होता है? अलग होता है। ठीक है। तो राज्य विधानमंडलों द्वारा संसद सदनों में प्रस्तुत विधेयक यानी बिल जो पेश किए जाते हैं, दूसरा प्रस्तावित संशोधन यानी अमेंडमेंट, तीसरा पारित सभी अधिनियम, जितने भी एक्ट पास होते हैं, अगला ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, फिर संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा जारी किए गए सभी आदेश, ये सब किसमें होते हैं? एवं नियमों के पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। इसमें होंगे। अब जैसे हम हिंदी भाषी राज्य हैं तो फिर हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? संघ की राजभाषा हिंदी इस समय 9 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, वहां की राजभाषा है हिंदी। क्या है? इतनी जगहों की। यानी आप इतनी जगह के क्या भर सकते हो? पीसीएस भर सकते हो। क्या भर सकते हो?
आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको किस प्रकार रोका जाता है? भाषा के आधार पर। इनमें तो नहीं रोका जाएगा, ये तो हिंदी भाषी राज्य है। लेकिन पंजाब में जाएंगे तो आपको गुरुमुखी का पेपर रोक देगा। क्या करेगा? आप आंध्र में जाओगे तो आपको तेलुगु का पेपर रोक देगा, क्योंकि आपने तेलुगु नहीं पढ़ी। केरल में जाओगे मलयालम का पेपर रोक देगा। पर आप इन जगहों पर, ये सब जगह पर जो पहला पेपर होगा मेंस में, वो क्या होगा? हिंदी का होगा, यानी हिंदी में पास होना जरूरी होगा। तो जिस भाषा को आप लोगों ने दरिद्र भाषा की श्रेणी में रखा, और दरिद्र नहीं है, बड़ी समृद्ध भाषा है, उसको पढ़ो, वही आपका क्या करेगी? उद्धार करेगी। आपके बाकी के 6 पेपर तभी चेक होंगे जब आपका पहला पेपर, हिंदी का पेपर, क्या होगा? क्लियर होगा। और उत्तराखंड में 300 नंबर का होता है हिंदी, बाकी सारे पेपर 200-200 नंबर के होते हैं मेंस में। हिंदी कितने का? और अच्छा अगर आपने कर लिया तो फिर मेरिट में जुड़ता भी है, ऐसा नहीं क्वालिफाइंग नहीं है खाली, मतलब मेरिट में आपके हिंदी के नंबर क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो ले आओ फिर 200 पार कर दो 300 में से। नहीं समझे? उसके लिए क्या करना पड़ता? अभ्यास करना पड़ता रोज हिंदी का, है ना। पत्र लेखन, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, टिप्पणी, है ना, विलोम। और मैंने कहा साथ में उनकी डेफिनेशन। खाली ये नहीं, लिस्ट याद नहीं करनी कि इसका विलोम ये, इसका पर्यायवाची ये, इसका शब्द समूह के लिए एक शब्द, खाली वो याद कर रहे हैं आप। आपने अन्य चीजों का, जैसे उपसर्ग है तो उसकी परिभाषा याद करनी है, प्रत्यय है तो उसका वो करनी है, परिभाषा याद करनी है, संधियां जितनी है, समास हैं, उनकी परिभाषा याद करनी है आपने। तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहो, मेंस में दिक्कत नहीं होगी। वरना खासकर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें होती है? बाद में हिंदी में ही होती है। तो हिंदी के लिए बेस्ट बुक है सबसे पहले क्या? हरदेव भारी जी की किताब पढ़ लीजिए, या पृथ्वीनाथ पांडे जी की किताब पढ़ लीजिए। क्या है? पीसीएस के लिए 2 किताबें अच्छी मानी जाती हैं, हरदेव भारी जी की और पृथ्वीनाथ पांडे जी की। क्लियर हो गया? ठीक, चलो जी आगे। तो इनके अतिरिक्त हिंदी भाषी राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात व पंजाब की एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ व अंडमान निकोबार की सरकारों ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है। द्वितीय राजभाषा कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे द्वितीय राजभाषा है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा इंग्लिश है। देखिए ना, मतलब जो आपके कॉन्वेंट स्कूल्स कल्चर जो था, जो मिशनरीज थी, वो कहाँ कहाँ तक गए? मतलब आदिवासी क्षेत्रों में गए। नागालैंड क्या था? आदिवासी क्षेत्र था। सरकार वहां तक अपनी शिक्षा पहुंचा नहीं पाई, लेकिन वहां पर क्या हो गया? मॉन्टेसरी पद्धति पर, और क्या, जो मिशनरीज हैं वो वहां तक पहुंच गए और उन्होंने पढ़ाया। और आज क्या है? इंग्लिश वहां की क्या है? लैंग्वेज है। कहाँ की? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अगर मैं यूपीएससी के लिए पेपर बना रहा होता तो फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता कि इंग्लिश कहाँ कहाँ की राजभाषा है? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है। राज्यों के द्वारा भाषा का चुनाव किया जाना संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। राज्यों के द्वारा भाषा का चुनाव किया जाना संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त भी वो क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं किसी भाषा का। ठीक है। अगला है पत्रादि की भाषा, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर पत्र वगैरह। जो सरकार, एक राज्य दूसरे राज्य को, या केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों में राज्य करते हैं केंद्र सरकार से जो पत्राचार होता है, तो संघ या किसी राज्य के मध्य अथवा 2 राज्यों के मध्य पत्रादि संव्यवहार किस भाषा में किया जाएगा, इस बारे में उपबंध आर्टिकल 346 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 346 में दिया गया। इसके अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा ही एक राज्य और दूसरे राज्य या संघ या राज्य के बीच पत्रादि की भाषा होगी। परंतु 2 या अधिक राज्य आपस में करार करके राजभाषा हिंदी को पत्रादि की भाषा स्वीकार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, सारा पत्र व्यवहार किसमें होता है? हिंदी में होता है। पर केंद्र से आएगा अगर पत्र तो इंग्लिश में आएगा, फिर उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। समझ में आया? परंतु 2 या अधिक राज्य आपस में करार करके राजभाषा हिंदी को पत्रादि की भाषा स्वीकार कर सकते हैं। ज्ञातव्य कि वर्तमान में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों के प्रयोग संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात है। इसीलिए देखा होगा आपने, हिंदी पे बड़ा जोर दिया जाता है।
जब आप प्रशासनिक सेवाओं में तैयारी कर रहे होते हैं तो भाई, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों के बीच में क्या है, हिंदी में ही कामकाज होना है, तो बड़ा ध्यान दिया जाता है कि इसलिए बड़े अच्छे बड़े मोटे नंबर होते हैं पत्र के, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, मैंने बताया ना आपको, है ना, नोटिफिकेशन, इनके बड़े अच्छे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है जी। राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, अगला हेडिंग है राष्ट्रपति द्वारा, राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश। आर्टिकल 347, आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति दी गई है। मैं सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछता है यहां से कि राष्ट्रपति राज्यों को राजभाषा के संबंध में किस अनुच्छेद से निर्देश दे सकता है? आपने बोलना 347 से दे सकता है। किससे? 347 से दे सकता है। यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, कौन कराएगा समाधान? केंद्रीय मंत्रिमंडल कराएगा, मंत्रिपरिषद कराएगी उसको। यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्यों द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है, तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। शासकीय मान्यता, तो किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है, तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में राज्य की या किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। जैसे बहुत लंबे समय से आप सुन रहे होंगे कि गढ़वाली और कुमाऊनी के लिए क्या चल रहा, संघर्ष चल रहा है कि इसको भी मान्यता दी जाए। समस्या एक जगह पर उत्पन्न हो रही है कि भाषा की अपनी लिपि होती है, बोली की अपनी लिपि नहीं होती है। गढ़वाली और कुमाऊनी जो है वो बोलियों में आती है। किसमें आती है? उसकी अपनी लिपि नहीं है, देवनागरी ही लिपि है उसकी। जो हिंदी की लिपि है वही है। अगर इनकी अपनी लिपि होती तो अब तक मान्यता मिल जाती। क्या मिल जाती? मान्यता मिल जाती। लेकिन राज्य को क्या करने के लिए, प्रश्न पत्रों में देखा होगा आपने, थोड़ा बहुत औखाण वगैरह पूछने लग गए हैं। क्या करने लगे? औखाण समझते हैं क्या होती है? क्या होती है बोलो तो? जैसे पुराने लोग बोलते थे ना, समझाते थे जब, तो बड़े अच्छे उनके क्या बोल सकते हैं, 2 लाइनों में समझाते थे। बेटा चाम नहीं देखना, काम देखना है। मतलब चमड़ी का रंग नहीं देखना है, काम देखना है। क्योंकि पहले जब ऐसा होता ना, जैसे माना क्या करने जा रहे हैं भाई, विवाह करना है, और क्या देखने जा रहे हैं? बालिका देखने जा रहे हैं, बालक देखने जा रहे हैं, जो भी है। तो वहां पे सीधे ये बोला था कि भाई आपने ये नहीं देखनी, स्किन नहीं देखनी है। क्या देखना है? काम देखना है। काम करने लायक है भी कि नहीं? क्योंकि उत्तराखंड में सारा बोझ किस पर था? महिलाओं पर था। किस पर था? और उसी का परिणाम है कि आज पलायन, विद्रोह है ये। किसका? महिलाओं का। कि भाई बहुत हो गया, अति कर दी। मतलब सारे काम जितने भी थे सब किस पर डाल दिए? महिलाओं पर डाल दिए। महिला शिक्षित हो गई, उसकी समझ में आ गया कि शोषण हो रहा था भाई। आवश्यकता भी थी, अगर देखा जाए कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। पुरुष चला गया कहाँ? क्या करने? नौकरी करने। वहां से मनी ऑर्डर आ रहा है, और सारा बर्डन जो पड़ गया हो क्या? अब पुरुष ने तो कर लिया कि बहु विवाह कर लिए। उसने कहा भाई खेती बाड़ी भी है, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, तो 2 विवाह कर दिए। कुछ ने बच्चे संभाले, कुछ ने क्या किया, खेती बाड़ी संभाली। पर महिलाओं के लिए नहीं हुआ ना ऐसा। पॉलीगेमी सिस्टम, पॉलिंड्री सिस्टम नहीं चला। पॉलिंड्री सिस्टम जौनसार में चलता है वैसे, बट पॉलिंड्री सिस्टम नहीं था ना कि 2 पति रख दें, एक कमाएगा और एक हल चलाएगा। ऐसा भी नहीं था। समझ में आया? ठीक है। तो जो पलायन हुआ वो किसके, किन आधारों पर हुआ? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 रोजगार, नंबर 2 स्वास्थ्य, और नंबर 3 रोजगार। रोजगार की जरूरत पहले भी थी, लेकिन कर लेते थे, अपना कमा लेते थे। मतलब कमाने के लिए नीचे चले गए, लेकिन अपना जो अनाज है वो उगा लेते थे। लेकिन अब क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है, कहां तक पहुंचे भाई हम? तो किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है, तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। इस प्रकार यह उपबंध किसी राज्य की जनता को अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है।
शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है। अब जो यूपीएससी में हमारे समय में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था भाई उच्चतम न्यायालय की भाषा। अगला हेडिंग है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एटसेट्रा। आर्टिकल 348 के तहत 348 के तहत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किस किस के प्रावधान दिए गए पहले ये समझ लो। पहले तो 348 याद कर लो। क्या याद करना है? आर्टिकल 348। फिर आपने बोलना है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां, संसद और राज्य विधानमंडल यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के सदनों में विधेयकों यानी बिल्स, अधिनियम यानी एक्ट, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। क्लियर हो गया? अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित ना करे, अन्यथा उपबंधित ना करे, तब तक नंबर 1 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। किसमें होंगी? अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसीलिए लॉ कर रहे हो तो इंग्लिश में करना। किसमें करना? जो लैंग्वेज रखना, अपनी भाषा रखना, वो इंग्लिश रखना, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सको। ठीक है, ऐसा ना हो कि खाली बस मुंसिफ कोर्ट तक ही सीमित रह गए। ठीक है। दूसरा, संसद व राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावित संशोधनों, संसद या राज्य विधानमंडलों में जितने भी विधेयक पेश होंगे, प्रस्तुत होंगे, या जो संशोधन प्रस्तावित होंगे, और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा जो पारित अधिनियम होंगे यानी एक्ट जो पारित किए जाएंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेंगे, अध्यादेश किस आर्टिकल में? अध्यादेश 123 213। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 213 में राज्यपाल का अध्यादेश होता है। ठीक है। चौथा, संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन निर्मित सभी नियमों, विनियमों, उपविधियों को प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। क्या होंगे? अंग्रेजी भाषा में होंगे। किंतु किसी राज्य का राज्यपाल, यहां पे ध्यान देना आपने, आप क्या, किंतु किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का अथवा उस राज्य की शासकीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। क्या कर सकेगा? प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगा। उच्च न्यायालय में एक बार के लिए हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग करवा सकता है कौन? राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। तो हमारे जैसे हाई कोर्ट हैं हिंदी भाषी राज्यों के, वहां पर जिरह विरह जो होती है वो हिंदी में चल जाती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट में आपको प्योर इंग्लिश चाहिए, मतलब आप कहीं पर हिंदी का शब्द, मुझे नहीं लगता, मैं गया नहीं वैसे कभी, लेकिन वहां पर मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई चीज क्या होती है हिंदी में होती हो। ठीक है। हाँ, हाई कोर्ट में मैंने देखी है, जिरह देखी है मैंने। ठीक है। तो बड़े बड़े केस देखे हैं नैनीताल हाई कोर्ट, माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय में, वहां पर देखा कि हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों चल जाती है, लेकिन मैंने कहा निर्णय जो होंगे, डिक्री जो होंगे, जो आदेश होंगे, वो इंग्लिश में होंगे। यदि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के भीतर उक्त परियोजनाओं के लिए किसी अन्य भाषा का उपबंध करने वाला कोई विधेयक का संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी, और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति आर्टिकल 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर ही देगा। आर्टिकल 349 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्या बोले? अरे भाई, पहले ये था ना कि अंग्रेजी भाषा 15 साल तक ही चलनी थी। संविधान जब लागू हुआ था तो ये बोला गया था कि 15 साल तक ही चलेगी, लेकिन चलते चलते वो क्या हो गई, अनंत समय तक अब उसका प्रयोग होता रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। उस समय के लिए बोला गया था कि 15 वर्ष के भीतर उक्त परियोजनाओं के लिए किसी अन्य भाषा का उपबंध करने वाला कोई विधेयक या विधेयक संशोधन संसद में यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी, यानी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसा बोला गया था।
क्लियर हो गया। और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति कब देगा? अपने आप तो देगा नहीं, ऐसा थोड़े कि राष्ट्रपति से पूछा राष्ट्रपति देगा हाँ या ना। राष्ट्रपति आर्टिकल 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, राजभाषा पर जो जेपीसी बनी है, उसकी सिफारिश पर अपना निर्णय देगा, अपनी हाँ या ना करेगा। ये कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 349 में लिखा हुआ। क्लियर हो गया। अगला है विशेष निर्देश, स्पेशल डायरेक्टिव्स। विशेष निर्देश यानी स्पेशल डायरेक्टिव्स, और मेरे ख्याल से चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है, हाँ चैप्टर 4 भाग 17 का अध्याय 4 विशेष निर्देश, आर्टिकल 350 से लेकर और 351 तक। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशल डायरेक्टिव्स में, विशेष निर्देश में क्या? व्यथा निवारण के लिए भाषा। व्यथा निवारण के लिए भाषा मतलब लैंग्वेज फॉर रेड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। आर्टिकल 350 एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक या अनागरिक, अपनी व्यथा यानी ग्रीवेंसेस के निवारण के लिए संघ या राज्य के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में इन एनी लैंग्वेज आवेदन दे सकता है। आवेदन दे सकता था। किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। इन्होंने एक चीज कही कि एक तो कहा नागरिक या अनागरिक, या तो नागरिक है या अनागरिक है। ठीक है, अपनी व्यथा निवारण यानी ग्रीवेंसेस के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को। अब यहां पे ध्यान देना है और इसका मतलब भी समझना है। पता चला कि अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन से पिग्मी आया और उसने अपने व्यथा निवारण के लिए, अपने ग्रीवेंसेस के लिए क्या किया? एक एप्लीकेशन दे दी। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्या जिम्मेदारी है? संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में, यानी हमारी जो 22 भाषाएं हैं और प्लस इंग्लिश, अगर इसमें किसी ने क्या किया है? आवेदन किया है, तो तब फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि हम हिंदी भाषी राज्य के हैं। भाई साफ और सीधी बात। कोई भी तमिल में लिख सकता है, आवेदन कर सकता है। ऋषिकेश थाने में अगर आवेदन करना उसे, या बोलना है, माना उसकी कोई चीज चोरी हो गई है, तो वो अपना आवेदन जो करेगा किस में करेगा? तमिल, तेलुगु होगा तो तेलुगु में करेगा, मलयालम होगा तो मलयालम में करेगा। तब हम ये नहीं बोलेंगे जी हम हिंदी भाषी राज्य हैं और जाओ इसको हिंदी में लिख के लाओ। नहीं, उसको लेना पड़ेगा। आर्टिकल 350 कहता है। क्या कहता है? समझ में आ गया? अतः किसी आवेदन को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। मातृभाषा में शिक्षा, अगला क्या है? मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशन इन मदर टंग। 350 का के तहत, 350 का के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया। खास ध्यान रखना आपने, 7वां 31वां वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। लोकसभा की सीटें बड़ी थी, इनसे बड़ी थी, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को, अब बालकों में बालक बालिका दोनों आ गए, ठीक है, बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। एक तो हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टर म्युनिसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां पढ़ते हैं? भाग 4 में पढ़ते हैं। तो हम साथ में ये भी पढ़ते हैं कि क्या और जगह पे भी निर्देश दे रखे हैं? तो हाँ जी, यहाँ पे दे रखे हैं, 350 कॉम में निर्देश दे रखा है कि जो प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों, साथ में ये जरूर ध्यान रखना आपने, किसके लिए? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए है। ये किसके लिए है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। क्या कर सकता है? निर्देश दे सकता है। 347 में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। 347 क्लियर हो गया। अगला हेडिंग है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। संविधान के आर्टिकल 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।
यह प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। किस मंत्रालय के? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसका प्रमुख कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के रक्षोपायों यानी सेफ गार्ड्स से संबंधित विषयों का अन्वेषण करके राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना है। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट देना है। राष्ट्रपति इन प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है और संबंधित राज्य सरकारों को उपलब्ध कराता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी को आयुक्त का पदनाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया भाई? आयुक्त, जिसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? बेलगाम कर्नाटक में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का अपना उपायुक्त होता है। तो एक तो ये याद कर लीजिए कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का जो विशेष अधिकारी है जिसको हम आयुक्त कह रहे हैं, उसका कार्यालय कहाँ पर है? आंसर इलाहाबाद बोलते थे पुराना नाम, अब प्रयागराज बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा आपने बोलना है उसके रीजनल जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर है? बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु और कोलकाता पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया? ठीक। अगला है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, बड़ा इंपॉर्टेंट 351। ये भी डीपीएसपी से बाहर का निदेशक तत्व है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अलावा संविधान द्वारा आर्टिकल 351 के तहत संघ को हिंदी भाषा के विकास, संघ को, ये ध्यान रखना है, किसको? संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है। किसका? संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वे हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करें ताकि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की सामासिक संस्कृति यानी मिलीजुली संस्कृति, सामासिक संस्कृति मतलब मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके साथ ही संघ का यह कर्तव्य है कि हिंदी में हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषाओं से प्रयुक्त रूप, पद और शैली को अपनाते हुए तथा शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणता अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उनकी समृद्धि सुनिश्चित करें। स्पेशल बोला गया है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वहां से शब्द ग्रहण किए जाएं। कहां से? अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जूलॉजी वाले होंगे जो लोग, उनको पता होगा फंजाई कोई चीज होती है। क्या बोलते हैं फंजाई? मतलब फंगस हो गया, फंजाई हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं फंजाई को? कवक। क्या बोलते हैं? कवक। अब आप उत्तराखंड में आइए, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं उसको? फुंगी बोलते हैं, फुंगी। पढ़ने वाले ने भी गलती नहीं की, वैसे फंजाई को फुंगी बोल दिया। तो जहां पर भी अगर किसी रोटी पर, किसी चीज पर सफेद सफेद लग गया तो क्या बन गया? फुंगी। शब्द कहां से उठाया? विदेशी शब्द है। क्या है? बस प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, फंजाई एंड फुंगी। ये कह रहा है आर्टिकल 351 कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में जो शब्द हैं उनको क्या किया जाए? ग्रहण किया जाए। देसी शब्द, ये जब आप हिंदी पढ़ रहे होंगे ना तब आपकी समझ में आएगा देसी शब्द कौन से हैं, विदेशी कौन से हैं। आप कई बार कई फारसी शब्द बोल देते हो। कुछ शब्द आपके उर्दू के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ क्या हैं, है ना। जैसे आप बोलेंगे ऐनक ले आना, चश्मा ले आना, क्या है ये? किस भाषा के शब्द हैं? बोलो, तो ढूंढोगे तो। और जब अपनी भाषा में, अपनी बोली में आप संस्कृत ढूंढोगे तो च, स, सु, ये जो शब्द प्रयोग किया जाता है तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड की जो गढ़वाली है वो संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का समावेश है उसमें, है ना। चलिए जी, अब पढ़ना हमने भाषा संबंधी अन्य उपबंध, भाषा संबंधी अन्य उपबंध, और साथ में मैंने कुछ संस्थान भी बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? कुछ क्लासिकल भाषाओं के बारे में बताना है। अगले लेक्चर में बताता हूँ इसे।